हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमारी ये हिंदी की जो सीरीज चल रही है यूपी टेट के लिए, उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है हिंदी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। उन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यूपी टेट के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिएगा, आपका क्वेश्चंस इसी क्लास में से छपेगा, इसी सीरीज में से आपका क्वेश्चंस छपेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे साथी जो भी चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में बोले जाते हैं उनको ना व्यंजन बोला जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आगत, बी ऊष्म, सी अंतःस्थ है या डी अयोगवाह है। तो फ्रेंड्स, उन्हें कहा जाता है आपका अयोगवाह। जो अयोगवाह जो होते हैं उनको ना तो स्वर में गिना जाता है और ना व्यंजनों में गिना जाता है, वो अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह आपके दो होते हैं, अंग और अह। ये अंग और आपका अह, ये आपके अयोगवाह होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पै फै बै भै में व्यंजन होते हैं, यानी कि जो दिए गए व्यंजन है ये कैसे होते हैं? ऑप्शन ए दंत्य, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य या डी कंठ है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके वर्ण दिए हुए हैं ये कौन से वर्ग के हैं? ये आपके पै वर्ग के हैं। पै वर्ग के जो पांच वर्ग होते हैं आपके कै च ट त पै, ये स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है उनको, सभी 25 वर्णों को। तो ये जो होते हैं आपके, उसमें से ये पै वर्ग के हैं। अब पै वर्ग कौन से ध्वनि में आता है? पै वर्ग आता है आपका ओष्ठ्य ध्वनि में, यानी कि होठों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ्य बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बिल्कुल बी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इनमें से वर्तनी बतानी है, कौन सी शुद्ध लिखी हुई है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए विशेष, बी विशेष, सी विशेष या डी विशेष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही वर्तनियाँ बिल्कुल आपकी ऑप्शन ए में लिखी हुई है। विशेष ऐसे ही लिखा जाता है, विशेष, ये विशेष बिल्कुल सही वर्तनी है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। जो सख्यागमन शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना आपको। ऑप्शन ए सखी प्लस आगमन, बी सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन या डी सख्या प्लस गमन। तो देखिए साथियों, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन मिलकर के बनेगा आपका सख्यागमन। अब देखिए, ये तो आपका संधि विच्छेद हो गया इसका। इसमें आपकी संधि कौन सी होगी? जो भी यहाँ पर आपका वर्ण है सख्यागमन। अब देखिए, यहाँ पर आधा वर्ण के बाद ये आ रहा है, जहाँ पर भी आपका आधा वर्ण के बाद ये अथवा वह आ जाए वहाँ आपकी यण संधि होती है, तो इसमें भी आपकी यण संधि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिदिन में समास है। जो प्रतिदिन शब्द है इसमें आपको समास बताना है, कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययभाव समास, सी कर्मधारय समास या डी द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, जहाँ पर भी आपका उपसर्ग लगा मिल जाए वहाँ आपका अव्ययभाव समास होता है। अब प्रतिदिन में उपसर्ग है प्रति, है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अव्ययभाव समास। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, बी फ्रेंच, सी पुर्तगाली या डी फारसी। तो साथियों, अलमारी जो है वो आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से श्रुति मधुर का विलोमार्थी है। जो श्रुति मधुर शब्द है इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए श्लिष्ट, बी कर्णकटु, सी श्रेष्ठ या डी श्रेष्ठता। तो फ्रेंड्स, जो श्रुति मधुर होगा इसका विलोम होगा आपका कर्णकटु। देखिए, श्रुति मधुर मतलब वो मीठा सुनने वाला, है ना, श्रुति मधुर, और कर्णकटु आपका कड़वा बोलने वाला, कर्णकटु हो जाएगा। इसका विलोम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से बेसब्री का विलोम शब्द होगा। जो बेसब्री है इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सब्र, बी सहज, सी बेस्वाद या डी तीव्रता। अब देखिए, बेसब्री मतलब उसको सब्र नहीं हो रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसको सब्र है,
भाई किसी को सब्र नहीं हो रहा उसका उल्टा होगा किसी को सब्र है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर सब्र। बेसब्री का विलोम होगा आपका, वो होगा सब्र। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? जो ये पखेरु शब्द है इसका पर्यायवाची किसका है? ये पर्यायवाची ऑप्शन ए पक्षी, बी जल्दी, सी पखवाड़ा या डी पखारना। तो देखिए साथियों, जो पखेरु शब्द है ये आपका पक्षी का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, पखेरु शब्द पक्षी का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्न में से कौन सा है? जो नवनीत शब्द है ये इसका समानार्थी बताना आपको। ऑप्शन ए नया चांद, बी ताजा मक्खन, सी ग्रह या डी जल। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताजा मक्खन। जो नवनीत शब्द है इसका एक समानार्थी भी होता है, ये होता है ताजा मक्खन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? जो आसक्ति शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अनुराग, बी हुतासन, सी पिक प्रिय या डी जन्मदात्री। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में अनुराग। आसक्ति का शब्द होता है उसका अर्थ होगा अनुराग। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्वाहा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है। जो स्वाहा हो जाना मुहावरा दिया है इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना, बी घर में यज्ञ हवन आदि कराना, सी घी की आहुति देना या डी कोई षड्यंत्र रचना या षड्यंत्र हो जाना। तो दोस्तों, जो स्वाहा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा वो होगा कि पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना। माना कि कोई भी चीज़ है वो पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुकी है, मतलब कि स्वाहा हो गया। बात बोलते हैं ले हो गया स्वाहा, तो ये पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया, पूरी तरह जलकर या पूरी तरह चीज़ खत्म हो गई है वो। तो ऑप्शन ए में सही है, पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। ऑप्शन ए देश, बी नगर, सी द्वीप या डी झील। तो देखिए साथियों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जहां भी आए आपको, आप जो शब्द दिए गए होते हैं उनका वाक्य प्रयोग करके देखिए, अपने आप पता लगेगा आपको वो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है वहां पर या पुल्लिंग का। जैसा बोध हो वैसा आपको आंसर टिक करना है। अब देखिए, देश, भारत हमारा देश है या देश की तरक्की पर है, तो किसका बोध हो रहा है? पुल्लिंग का बोध हो रहा है ना। हाँ, ऐसी नगर कि नगर की जनसंख्या इतनी है या बहुत बड़ा नगर है, नगर बहुत अच्छा है, तो इसमें किसका बोध हो रहा है आपका? इसमें भी आपका पुल्लिंग का बोध हो रहा है। द्वीप, ऐसे ही द्वीप, यह द्वीप वहाँ पर स्थित है, इस द्वीप में इतने लोग रहते हैं, यह द्वीप बहुत अच्छा है। तो अच्छी तो नहीं बोला जाएगा द्वीप बहुत अच्छी है ना। तो यहाँ पर भी आपका पुल्लिंग का बोध हो रहा है। लेकिन झील, झील जो होती है कि यह पुलिकट झील यहाँ पर स्थित है, ये झील यहाँ पर स्थित है, झीलों की नगरी ये है, तो उसमें आपका झील का जो बोध हो रहा है झील शब्द में, वो आपका स्त्रीलिंग का हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जो झील शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। तो देखिए, ऐसे ही आप जो वाक्य प्रयोग करके देखिए, आपको पता लगेगा कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जो राम सीता से सुंदर है ये वाक्य है, इसमें कारक बताना आपको। ऑप्शन ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी संबंध कारक। तो देखिए, कारक पता करने के लिए पहले आपको जो वाक्य है उसमें देखिए कि कारक चिन्ह कौन सा है। इस वाक्य में कारक चिन्ह कौन सा है? हमारा वाक्य है राम सीता से सुंदर है, तो हमारे में कारक चिन्ह आया से। राम सीता से कैसा है? सुंदर है, यानी कि वो अलग है, वो कम सुंदर है, वो ज़्यादा सुंदर है ना। तो उसका अलगाव हो गया। जहाँ पर भी अलगाव की बात हो जाएगी आपकी, वहाँ पर कौन सा आपका कारक होता है? वहाँ पर होता है माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में अपादान कारक, है ना। अपादान कारक में किसी के द्वारा किसी से अलग होना, कोई चीज़ अलग होती है और से का बोध होता है चिन्ह का, तो वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। ऑप्शन बी में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। यानी कि जो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, ये सब वाक्य है, इसमें से जो काला शब्द है ये कैसा है, कैसा विशेषण है? ऑप्शन ए सार्वनामिक, बी क्रमबोधक, सी विधेय विशेषण या डी विशेष्य विशेषण।
तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी में विधेय विशेषण। ये आपका विधेय विशेषण है। काला शब्द, काला किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की। घोड़ा कैसा है? काला है। तो यहाँ पर आपका ये विधेय विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? जो वाक्य दिया है ये मोहन से चला नहीं जाता, इसमें वाच्य बताना आपको। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कृतवाच्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य। इस मोहन से चला नहीं जाता, इसमें आपका भाववाच्य होगा, क्योंकि देखिए जो भाववाच्य होता है वहाँ पर भाव प्रकट होता है। मोहन से चला नहीं जाता क्योंकि वहाँ भाव प्रकट हो रहा है, चला नहीं जाता, चलने का भाव है कि उससे चला नहीं जा रहा, भाव प्रकट हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सहकारी शब्द में उपसर्ग होगा। जो सहकारी शब्द है इसमें उपसर्ग बताना आपको। ऑप्शन ए स, बी सह, सी कारी या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सहकारी शब्द है, इसमें उपसर्ग होगा आपका सह। ऑप्शन बी में है सह। सह उपसर्ग होगा आपका, सह उपसर्ग हो जाएगा प्लस कारी आपका शब्द हो जाएगा, मिलकर के बनेगा सहकारी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? आपको बोलियां बताना है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं। ऑप्शन ए 15, बी 25, सी 18 या डी 22। तो माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में जो बोलियां होती हैं वो होती हैं 18 बोलियां होती हैं हिंदी भाषा में। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। देखिए ये 22 में टिक कराना, 22 भाषाएं होती हैं, वो संविधान में है। हिंदी में बोली पूछी है ये आपसे, बोली 18 होती हैं, है ना। ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, 18 बोलियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। जो श्रृंगार रस होता है, रसराज बोला जाता है जिसको, रसों का राजा बोला जाता है, उसका स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन ए शोक, बी रति, सी हास या डी उत्साह है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी में रति। जो श्रृंगार रस होता है उसका स्थायी भाव आपका रति होता है। रसराज बोला जाता है इस रस को, श्रृंगार रस को। शोक किसका स्थायी भाव होता है? शोक होता है आपका, किसका होता है फ्रेंड्स बताइए? करुण रस का, है ना। शोक होता है करुण रस का। हास किसका होता है? हास्य रस का। उत्साह किसका होता है? वीर रस का। ठीक है, यहाँ पर आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर उपमेय और उपमान मतलब कोई अंतर नहीं दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा या डी विरोधाभास। तो प्यारे साथियों वहाँ पर आपका होगा रूपक अलंकार। ऑप्शन ए में है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का कोई भी अंतर ना दिखाई दे वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर आपका उपमेय में उपमान का बोध होता है वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा क्या होता है? जहाँ पर आपका मनहु, मनहु, जानू, जनहु ये सभी शब्द आपको दिख जाए वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विरोधाभास में आपको पता ही है विरोधाभास होगा, किसी का शुरू में कुछ दिया लास्ट में उसका विरोधी वाक्य दे दिया, विरोधाभास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, रूपक अलंकार। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए ऐसा ही अच्छे से अच्छा कंटेंट क्लासेस प्रोवाइड कराते रहें। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।